अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एसएपी इम्प्लीमेंटेशन फेजेस नंबर 1 एंड नंबर 2 टाइप ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट्स एंड नंबर 3 जेडीएस ऑफ एसएपी कंसल्टेंट। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेशन फेजेस को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू हैव टॉपिक ऑफ टाइप्स ऑफ एसएपी प्रोजेक्ट्स। ये इसके अंदर फोकस करते हैं। देखिए, आप में से माशाल्लाह से आप में से ऑलमोस्ट सभी माशाल्लाह से प्रोफेशनल से क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एससीपी एसफहाना क्या एससीपी क्या होता है, एसफहाना क्या होता है और B1 क्या होता है, और उसके अलावा एरीबा क्या होता है, एससीपी जॉल क्या है, सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं, और उसके अलावा एक और चीज़ ये थी कि जो लेवल्स हैं, आई जस्ट वांट टू शो लेवल्स ऑफ एससीपी। बेसिकली एससीपी के दो लेवल्स होते हैं, यूजर लेवल और कंसल्टेंट लेवल। लेकिन एक और लेवल जो हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है मैनेजमेंट लेवल। तो मैनेजमेंट लेवल में क्या होता है कि लेट्स से कि अगर आप कोई जॉब परफॉर्म करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम अकाउंटेंट, इफ़ यू वांट टू बिकम सप्लाई चेन मैनेजर, इफ़ यू वांट टू बिकम ईआरपी मैनेजर, आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, ऑडिटर, प्लांट मेंटेनेंस प्रोजेक्ट मैनेजर, तो उसके लिए आपको मैनेजरियल लेवल की ट्रेनिंग भी एक इम्पोर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आप ही इसमें आ जाती है स्ट्रेस, टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं इसमें। और सबसे अहम चीज़ क्या है, फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स विद बेस्ट सोल्यूशन एंड बेस्ट सोल्यूशन विद मैनेजमेंट टेक्निक्स। आप सब चुके माशा से प्रोफेशन से, मुझे आप सिर्फ एक चीज बताएं, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे इश्यूज ना हो, जहां पे प्रॉब्लम्स राइज ना होती हो? प्लीज यस और नो, तमाम मेंबर्स यस और नो में जवाब देंगे। आप भी नो, माशा से अपने कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। सॉरी, हर कंपनी में इश्यूज तो लाजमी होते हैं, सारी बात है। एग्जैक्टली। मीर भाई, जो आप पेप्सी और लेने, कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी लेने, पब्लिक सेक्टर ले लो या कोई भी आप स्मॉल इंडस्ट्री ले लो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई इश्यूज चलते रहते हैं। या तो कम्युनिकेशन का इशू होगा या फिर आईटी का इशू होगा। मीन टू से के दे फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल प्रॉब्लम्स। ऐसे ही पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। हम देखें कि हमने जहाँ भी काम किया तो माशाल्लाह से पाकिस्तान के इंटरनेशनल मार्केट में भी, मतलब कि हमने जहाँ भी काम किया वहाँ तो माशाल्लाह से बेतहाशा जो थे मसाइल थे। तो जो मैनेजमेंट लेवल में ये होता है कि हाउ टू टैकल, हाउ टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड बेस्ट सोल्यूशन, नंबर 1। अच्छा, चाहे आपकी सेल्स की बात हो या प्रोडक्शन की बात हो या अकाउंट्स की बात हो या टैक्स की बात हो या आपकी एचआर की बात हो या आपकी ऑडिट की बात हो या कोई भी आपकी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसमें कोई इश्यूज लाजमी आते हैं। ओके, तो मैनेजमेंट लेवल हमने उस पार्टिकुलर सेगमेंट को कवर अप करने के लिए हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, कंसल्टेंट लेवल में क्या होता है कि आप जो है एज अ कंसल्टेंट यू हैव टू इम्प्लीमेंट, यू हैव टू प्रोवाइड एससीपी सपोर्ट सर्विसेज। तो कंसल्टेंट लेवल में आपने किन किन एरियाज के ऊपर काम करने हैं, आज हम इसी को फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इन स्टार्ट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ एससीपी प्रोजेक्ट्स। टाइप्स ऑफ एससीपी प्रोजेक्ट्स आ गए। तो सबसे पहले कौन सा आता है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, एससीपी इम्प्लीमेंटेशन। मीन टू से कि लेट से कि आप जहां पे जॉब कर रहे हो, ये कोई भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मतलब यूज कर रही है, तो वहां पे आपने क्या करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट एससीपी प्रोजेक्ट। आप एससीपी में डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट्स आती हैं, B1 भी है, एससीपी पब्लिक क्लाउड भी है, एससीपी एस4HANA पब्लिक क्लाउड भी है, एससीपी एस4HANA प्राइवेट क्लाउड भी है, सिग्नेवी भी है, तो एसेट मैनेजमेंट का भी है। देयर आर लॉट ऑफ एसएपी प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है वो है आपकी एसएपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है?
to implement a new SAP system from scratch from very beginning. मीन टू से कि आपके पास लेट्स से कि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक हो या ओरेकल हो या कोई भी APG आपके पास सिस्टम हो, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू इम्प्लीमेंट SAP। तो उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, इसके कुछ पॉइंट्स प्लीज आपने नोट डाउन करने। तो इसमें क्या होता है कि आपने SAP सॉफ्टवेयर एक्सेस करने SAP जर्मनी से, और उस सॉफ्टवेयर में आपके पास तीन चीजें होती हैं। नंबर वन SAP लाइसेंसेस, ये प्लीज इसको नोट कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन किया, आप इनपुट लेटर ऑन। लाइसेंसेस क्या होते हैं, यू नो यूजर लाइसेंस होता है, प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, फिर उसके बाद पावर लाइसेंस होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के लाइसेंस होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह से मौजूद हैं मिस्टर साजिद सलीम साहब हैं। तो मिस्टर साजिद, आप भी IT के एक्सपर्ट हैं। डू यू नो मतलब कि जो पावर यूजर होता है, सुपर यूजर होता है, एंड यूजर, यू आर फैमिली विद दिस टर्म्स? यस सर, सुपर यूजर होता है, उसके बाद एक प्रोफेशनल यूजर होता है और एक लॉजिस्टिक भी होता है। नॉर्मली हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजर भी यूज कर रहे होते हैं। ओके, बेसिकली कुछ मॉड्यूल होते हैं एसएपी के। प्रोफेशनल जो है ऑलमोस्ट सारे मॉड्यूल यूज कर सकता है। लॉजिस्टिक जो है वो सेल्स से रिलेटेड यूज कर सकता है, सेल्स ऑर्डर वगैरह जनरेट कर सकता है। जो है इनडायरेक्ट वो नॉर्मली एक रिपोर्टिंग के लिए यूजर होते हैं, जो सिर्फ प्रीव्यू कर सकते हैं। कोई कह लें कि ट्रांजैक्शनल एंट्री जो है ना वो उनको अलाउड नहीं होती। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे ये होता है कि भाई जब भी आपने SAP को इम्प्लीमेंट करना हो, तो ये देखा जाता है कि हाउ मेनी, सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नेचर ऑफ योर क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब जहाँ पे आपने SAP को इम्प्लीमेंट करना है, नंबर वन उसकी नेचर क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग की है या सर्विस की है या ट्रेडिंग की है या कौन सी कैटेगरी है। अच्छा, नंबर टू, हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन योर क्लाइंट, क्लाइंट के पास कौन कितने और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर थ्री, उसमें से कौन से प्रोफेशनल यूजर हैं, कौन से एंड यूजर हैं, कौन से जैसे कि अभी उन्होंने बात की लॉजिस्टिक यूजर हैं, तो वो भी हमने उसको प्रॉपर डिफाइन करना होता है। उसके मुताबिक हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। आई थिंक सो कि कॉस्टिंग का जो है ना जो सेगमेंट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, क्योंकि वो कंप्लीट आपका जो है ना एक अलग से एक हम उसको आपके आईडी बनती है, फिर उसके मुताबिक हम SAP के जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे आप उसको एक्सेस करते हो, कैसे उसको बाय किया जाता है, इसमें क्या क्या इंटरनेशनल पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग वी विल डिस्कस इन कमिंग लेक्चर। और उसके बाद इंशाल्लाह हम उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। अच्छा, तो एग्जांपल क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड टू इम्प्लीमेंट S/4HANA टू मैनेज फाइनेंस, प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसके अंदर आपके पास ये फेसेस आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेसेस, और यहाँ पे जिसको हमने हाईलाइट भी किया हुआ है ये। अच्छा, तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वी हैव प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। देखें फॉर एग्जांपल के लेट्स से कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च करनी हो या कोई भी बिजनेस अगर आपने मतलब एक्सटेंड करना है या जो भी आप मतलब उसमें इनोवेशन लेके आते हैं, तो हमेशा क्या होता है, एक प्लानिंग की जाती है, एक प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन की जाती है। ओके, और ये प्लीज आगे किसी के पास नोटबुक है तो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिएगा कि अभी जो मैंने आपसे बात की ना कि मतलब कि कॉस्टिंग और उसकी लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट क्या होगी, आपने क्लाउड सर्वर यूज करना है या आपने ऑन प्रीमिस सर्वर यूज करना है, बैक स्पॉट एंड सर्विसेज की क्या कॉस्ट होगी, क्या प्राइस होगी। तो ये तमाम चीजें जो है ना आपकी आती हैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग में। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्लाइंट की पूरी स्टडी करते हैं, क्लाइंट कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, या क्या है क्या नहीं। उसकी कंप्लीट स्टडी करने के बाद हम कॉस्टिंग का एनालिसिस करते हैं एंड देन वी डिसाइड विच SAP सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर क्लाइंट। ओके, अब जैसे कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्लाइंट जो हैं वो इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि सर आप हमें SAP S/4HANA इम्प्लीमेंट कर दें। अब SAP S/4HANA में भी दो टाइप्स हैं, एक पब्लिक क्लाउड है, एक प्राइवेट क्लाउड है।
तो SAP S/4HANA पब्लिक क्लाउड जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये लेस टाइम में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसमें कस्टमाइजिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती और ये आम तौर पर जो मीडियम ऑर्गेनाइजेशन से उसमें इस्तेमाल किया जाता है। S/4HANA प्राइवेट क्लाउड जो है ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है और ये टाइम भी काफ़ी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड वी कैन हैव अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन इन SAP S/4HANA प्राइवेट एडिशन। और ये जो लार्ज इंडस्ट्री से मल्टीनेशनल कंपनी से वो इसको यूज़ कर रही होती हैं। तो कंप्लीट स्टडी करने के बाद क्लाइंट की नेचर, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका बजट और उसकी जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी तमाम स्टडी करने के बाद हम उसको जो रेकमेंड करते हैं ना, वो आपका आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। दिस पॉइंट इज क्लियर और आई रिपीट इट? सर एक क्वेश्चन है। यस प्लीज। सर जो पब्लिक पब्लिक क्लाउड है जिसमें आई थिंक क्लाउडियक्स वगैरह आ जाते हैं, ये SAP पार्टनर्स होते हैं, तो ये SaaS मॉडल पे चल रहे होते हैं या क्या तरीकाकार होता है इनका? SaaS मॉडल से आपके क्या मराद है? मीन्स के पर यूजर वो कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं, या ये है कि हमने बस एक सर्वर लिया और उस पे SAP इंस्टॉल कर लिया और नहीं 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 नेक्स्ट नहीं, हमने उसको बिल्कुल चला दिया? आपका पहला पॉइंट ठीक है कि ये यूजर बेस के ऊपर चल रहा होता है। सेम मतलब आप भी बना कर लेते हैं या S/4HANA भी लेते हैं ना, तो यूजर्स के ऊपर डिपेंड कर होता है। इवन कि आप अगर जॉल पे आते हो या आप अगर मतलब उस पे आते हैं SF के ऊपर भी आते हैं, तो आपको जो है ना यूजर आपका एक बेसिक पैरामीटर होता है, उसके ऊपर जो है और ना जो प्राइवेट है उसमें वो भी यूजर बेस होता है? वो भी यूजर बेस होते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट में क्या फर्क होता है, पब्लिक में क्या फर्क होता है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें भी काफी फर्क होता ठीक। है। ओके। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। इसके अलावा किसी और का कोई पॉइंट प्लीज? आगे चलिए प्लीज। अच्छा। सर आई थिंक इसमें दो तरह की जो आपने डिटेल बताई है, इसमें एक तो जो उसकी हार्डवेयर कॉस्ट है वो यूजर को खुद बेयर करनी पड़ती है, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इम्प्लीमेंट हो रहा है प्राइवेट क्लाउड में। ये और पब्लिक क्लाउड में ये कि सर्वर आई थिंक SAP प्रोवाइड करता है और दोनों उसके ऐसे यूजर्स जो है जस्ट लोग। दोनों में कॉस्ट जो है ना वो क्लाइंट बियर करते हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट दोनों में क्लाइंट बेयर करता हो। है। तो सर ये ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बेस नहीं होता, ये यूजर बेस होती है इसकी प्राइसिंग? देखें ये यूजर बेस होती है। ठीक। गुड पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा प्लीज। सर हार्डवेयर बेस मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिएगा प्लीज। ये मुबीन साहब ने जो बताया हार्डवेयर बेस कि उसकी कॉस्ट जो है वो कस्टमर को या क्लाइंट को बियर करनी पड़ती है। देखिए हार्डवेयर बेस का मतलब ये होता है कि मुझे जो इनके पॉइंट्स ये लग रहे हैं कि एक होता है जो ऑन प्रीमिस सर्वर होता है। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट दैट मिस्टर मुबीन, ऐसे ही आपके यहाँ एक ऐसे ही सर। मतलब वो रैक सर्वर वगैरह उसके मुताबिक आप इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह कर दें, तो वो उसको ये कहते हैं हार्डवेयर, मतलब ये इनका वो कंसेप्ट था। लेकिन अभी जो है ना SAP जो है ना वो क्लाउड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और मजे की बात ये कि अभी जो लेटेस्ट जो इनका वर्जन आया है ना ये 2025 में काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। वो भी इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि जब आप कॉस्टिंग करते हैं, लाइसेंसिंग आप परचेस करते हैं, तो SAP के लेटेस्ट अपडेशंस क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो उसमें ओके मतलब कि एक चीज़ ये भी आती है ना कि बग्स, जिसको मैसेज कहते हैं, बग्स वगैरह, एरर। जी जी जी। या अब वो भी रन टाइम इम्प्रूवमेंट जो होती है एग्जैक्टली सिस्टम में। एग्जैक्टली या थैंक यू सो मच टू हेल्प मी। तो इसमें अब वो भी SAP ने इम्प्लीमेंट, वो भी एक उसको SAP ने वो भी कंसिडर कर दिया कि भाई जितने आपके वो होंगे ना एरर्स, लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एरर्स या मैसेजेस होंगे, उसके मुताबिक भी SAP ने एक पॉलिसी डिफाइन कर दी है।
मतलब आपके 5,000 SMS एरर्स आते हैं या 10,000 एरर्स आते हैं, तो वो तो उसकी ये कॉस्ट होगी, आफ्टर 10,000 ये कॉस्ट होगी। ओके, स्लैब्स बना दिए। ठीक। ये एक नई चीज आई है और काफी मजे की चीज आई है। तो इसमें ना ये होगा कि जो कंसल्टेंट है ना, क्योंकि अच्छा इसकी लॉजिक ये थी कि चूंकि पाकिस्तान में और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एसएपी को इम्प्लीमेंट के दौरान, उसके बाद जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो बहुत से कंपनीज ने बहुत से प्रॉब्लम को फेस किया था। तो जिसकी वजह से मतलब कि वो कंसल्टेंसी कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाती है और एससीपी को भी इसमें काफ़ी इशूज आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि माशाल्लाह से रटा सिस्टम होता है, चलो भाई ये चीज़ कर लें, ये चीज़ कर लें, और शॉर्टकट के रास्ते में, शॉर्टकट के चक्कर में हम क्या काम करते हैं, हम मतलब कि काफ़ी चीज़ों को स्किप कर रहे होते हैं। तो अब एसएपी ने वो जो है ना वो मतलब चीज़ खत्म कर दी। मीन टू से कि वी हैव टू फोकस ईच एंड एवरीथिंग ऑन एसएपी। अच्छा, तो नेक्स्ट आपका क्या है, आप इसका तो है बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट को हम ऐसे कर सकते हैं, लेट्स से कि जैसे आप ये समझें कि आपने एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि भाई मतलब कि बिल्डिंग का वो जो होता है ना, मैप आप उसको कहते हैं ना, मतलब जब उसको डिजाइन किया जाता है, मैप होता है, क्या होता है, मैप ही होता है उस, है ना, बिल्डिंग या कोई भी जी जी सर। मैप। तो मैप में क्या होता है कि हम एक मैप बनाते हैं कि भाई कितने रूम्स होने चाहिए, कितने मतलब उसका ग्राउंड, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड सो ऑन। तो वो एक किस्म का बिजनेस प्लान का कंसेप्ट भी यही होता है कि वी हैव टू डिफाइन अ मैप, जस्ट लाइक मैप, कि हम ये देखते हैं कि कंपनी की नीड्स क्या हैं, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और इसके वैल्यूज क्या हैं, और इसके डिपार्टमेंट्स कितने हैं, इसके यूजर्स कितने हैं, और इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके अलावा हमने कितने पावर यूजर्स को इम्प्लीमेंट करने हैं, कितने प्रोफेशनल यूजर्स को इम्प्लीमेंट करने हैं, कितने एंड यूजर्स को हमने इम्प्लीमेंट करने हैं। और फिर उसके बाद आपने स्ट्रेटजीज, ये हमारे पास है ना माशा से, ये जो प्रोजेक्ट के भी है ना, प्रोजेक्ट पॉलिसी भी होती है, प्रोजेक्ट अप्रोच भी होती है, एजाइल अप्रोच है, फिट टू स्टैंडर्ड अप्रोच है, और काफ़ी इस तरह के अप्रोचेस भी हैं जो कि हमने इसको यूज़ भी करना है। और उसके मुताबिक जैसे कि आई जस्ट वांट टू शो वन थिंग। अब ये देखिए कि ये आपके पास एक कंप्लीट सर्वर है, और इसमें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मॉड्यूल्स की एक्सेस भी मौजूद है, चाहे फ्रंट एंड की हो या बैक एंड की हो। लेकिन इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं होता। आपने अगर इंडस्ट्री में जाना है, अगर आपने एसीपी का कोई भी लाइसेंस परचेज करना है, तो आपको पार्टिकुलर मॉड्यूल ही का लाइसेंस परचेज करना होगा। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे लेट्स से कि हमने एक एंट्री पोस्ट करनी है परचेज डिपार्टमेंट की, और ये परचेज ऑर्डर, ये क्रिएट, ये ME21N। अब इसमें एंट्री पोस्ट करने के लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सप्लाई कोड कहाँ से आएगा। अब आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो ऐसे भी एस4HANA भी यूज कर रहे हैं, तो मतलब कि जो आप वेंडर को क्रिएट करते हो ना, तो ओल्ड वर्जन में इसका टी कोड है MK01, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है 2023 विद राइज, इसमें हम यूज करते हैं BP, स्टैंड ऑफ MK01। अच्छा, फिर ये जो पैरामीटर्स हैं, परचेज ऑर्गेनाइजेशन कोड, कंपनी कोड, हम पहले इसको बैक एंड पे डिफाइन करेंगे, तब आप इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये देखा जाता है कि भाई कंपनी की जो नेचर है उसके मुताबिक कौन कौन से मॉड्यूल्स, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमने उनको ऑफर करने हैं। ओके, अच्छा, और इसके अलावा बैक एंड ये है SAP कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड, जिसको हम बैक एंड कहते हैं। कंप्लीट कंसल्टेंट का जो वर्क होता है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। 70 to 80% जो कंसल्टिंग की जो वर्किंग है वो यहाँ पे होती है, और इसको हम कहते हैं, ये बैक एंड है, और ये आपका है फ्रंट एंड। ओके, फ्रंट एंड में क्या होता है, ट्रांजेक्शन पोस्ट की जाती है, इनवॉइसेस पोस्ट की जाती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्रिएट किए जाती है इसमें। अच्छा,
तो यहाँ पे हमने ये देखने के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हमने क्रिएट करने हैं, और जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया वो पॉइंट नंबर 2 में आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस इन पॉइंट 2 प्लीज? सर जो किसी भी सॉफ्टवेयर का सर जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है सर। एक तो इसकी इनिशियल प्रोग्रामिंग जहाँ से इंस्ट्रक्शंस जनरेट होती हैं, और दूसरा उसका डेटाबेस, यानी उसके बैक एंड पे या तो सीक्वल होता है या सर ओरेकल होता है। तो एसएपी जो है सर, इसके फ्रंट और बैक एंड पे क्या यूज करता है? इसके प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हैं या बैक एंड के ऊपर सर बात कर रहे हैं? सर प्रोग्रामिंग और डेटाबेस। इसमें एसक्यूएल भी इसमें है, और इसके जावा ये ज्यादातर वही यूज कर रहे हैं इसमें। बाकी जो इसकी है ना टेक्निकल, मतलब चूंकि अब ये हर साल मतलब कि अपनी उसमें अपडेशंस लेके आता है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बता दूंगा कि इसमें कौन कौन सी अपडेशंस आई हैं। और नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके वो लेते हैं ना प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे एसपोहाना या B1 या सिग्नेवियो या ऐसे, तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी हम कलेक्ट करेंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है और कौन कौन सा डेटा इसमें इन्वॉल्व है। ओके, क्योंकि वो थोड़ा सी जो है ना वो टेक्निकली चीज में हम चले जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट फेज इज रियलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन फेज। अच्छा, रियलाइजेशन में क्या होता है? इसमें कंप्लीट हम जो है ना इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, माइग्रेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और डेटा अपडेशन के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और इसमें कन्वर्जेंस होती है, इन्हांसमेंट होती है, फॉर्म्स डेवलपमेंट किए जाते हैं, वर्कफ्लोस इसमें डेवलप किए जाते हैं, और इसमें जो है फ्रंट एंड यूजर की ट्रेनिंग भी इसमें प्रोवाइड की जाती है रियलाइजेशन फेज के अंदर। अच्छा, नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन टेस्ट। इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि लेट से अब जैसे कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है इन्वेंट्री का, जिसको हम कहते हैं गुड रिसीट नोट। मिस्टर वसीम, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपने क्या इस पे काम किया, तो मुझे थोड़ा सा प्लीज आइडिया दीजिएगा। आपसे एक क्वेश्चन है प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आरन क्या? अच्छा, गुड रिसीट, जब आप गुड रिसीट नोट क्रिएट करते हैं ना, तो उसके एक जनरल एंट्री पोस्ट होती है, वो ऑटोमेटिक एंट्री पोस्ट की जाती है। मिस्टर वसीम, आई एम राइट? जी जी। तो वो जनरल एंट्री ऑटोमेटिक कैसे पोस्ट होती है और बैक एंड के ऊपर क्या क्या पैरामीटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आती है इंटीग्रेशन। और आप सबको मालूम भी होगा कि कोई भी सॉफ्टवेयर है ना, चाहे आप ऑरेकल ले लें या कोई भी ले लें, उसमें डिपार्टमेंट की आपस में इंटीग्रेशन लाजमी की जाती है। अगर आप ये देखें यहाँ पे जनरल एंट्री पोस्ट होना ऑटोमेटिकली, ये एक इंटीग्रेशन का आपका एक वो बनती है, उसका एक टास्क आते हैं। अगर तो आपने इंटीग्रेशन में कंप्लीट, अगर आपने इंटीग्रेशन एक अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी, आपकी डॉक्यूमेंट भी इफेक्टिव क्रिएट होगा, आपकी जनरल एंट्री भी इफेक्टिव पोस्ट होगी। अंडरस्टूड? एक आपको मैंने एक एग्जांपल दी है। इसी तरीके से जब आप पेमेंट करते हैं वेंडर को, बास का क्या होता है कि टैक्स विद होल्ड किया जाता है, यू नो, जो टैक्स विद होल्ड किया जाता है। आप में से कोई जानते हैं प्लीज, स्पेशली जो प्रोक्योरमेंट के हैं, इनको तो ज्यादा आइडिया होगा ना टैक्स विद होल्ड कैसे किया जाता है। ओके, तो वो भी आपको पता है कि जब आप बैक एंड के ऊपर टैक्स के पैरामीटर्स को आप इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो एंड यूजर में कोई भी डिपार्टमेंट, एंड यूजर में परचेज डिपार्टमेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट जब क्रिएट होगा ना प्रोक्योरमेंट का, उसमें टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। ओके, इसी तरीके से आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट करनी है, तो उसके जीएसटी भी ऑटोमेटिक उसकी जीएसटी भी ऑटोमेटिक उसकी आनी चाहिए कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये इंटीग्रेशन टेस्ट में ये चीज हम उसको कंसिडर करते हैं। नंबर 5 में क्या है? प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन के अंदर स्पेसिफिक चीज ये आती है कि लेट्स से कि आपने इम्प्लीमेंट तो कर दिया,
अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि अच्छा, आप में से किसने एसएपी को यूज किया हुआ है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आपसे प्लीज। आप में से कोई एसएपी यूज कर रहे हैं? जी सर। तो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि ये एक लेफ्ट साइड पे ना आपको ना एक लिस्ट ऑफ टी कोड्स प्रोवाइड की जाती है, ऐसा ही है? जी सर। अगर आई थिंक अगर तो आपने कंसल्टेंट लेवल के ऊपर काम किया है ना, तो उसमें आपको एक एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। अगर तो आपने एंड यूजर के ऊपर काम किया है, आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल होगा उसमें आपको यहाँ पे ना एक लिस्ट ऑफ कोड्स प्रोवाइड की जाती है, एक लिमिटेड एक्सेस आपको प्रोवाइड की जाती है। मीन फ्रंट एंड की एक्सेस आपको दी जाती है, जिसमें आप डेटा एंट्री या डॉक्यूमेंट या कोई भी इनवॉइस या मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट आप इसमें क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही बॉयज। लेकिन ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है सिवाय जो मेरे डोमेन के हैं उनके अलावा। ओके, अच्छा, तो ये यहाँ पे ना हम ये देखते हैं कि आपके पास यूआई टेक्नोलॉजी है, आपने कितने यूजर्स को डिफाइन करना है और उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने यूजर्स को आपने क्रिएट करने हैं, किस तरह से आपने इनको एक फ्यूरी आपने लॉन्च पैड यूज करने हैं या कोई भी मतलब यूजर इंटरफेस आपने यूज करने हैं, तो वो आपकी आती है प्रिपरेशन में आती है। प्रिपरेशन में हम इस एरिया को कवर अप करते हैं। ओके, अच्छा, गो लाइव का मतलब क्या होता है? गो लाइव मीन कि आपके जो भी ट्रांजेक्शन हैं वो ऑफिशियली अपने डेटाबेस के ऊपर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और वो उसमें जारी होती है, आपका जो डेटाबेस है उसमें जारी होती है और उसके मुताबिक आप, अच्छा, एक और चीज़ ये कि कोई भी एंट्री अगर आपके डेटाबेस में चली जाती है ना, तो आप उसको खुद से डिलीट नहीं कर सकते। या तो आपको कोई हाई अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ती है, या फिर आप उसको रिकंसाइल करते हो, या फिर आप उसको बैक एंड से आप उसकी डिलीशन कर सकते हैं। ये एक हमारे पास एक केस आया था, कराची की कंपनी है, तो वहाँ पे बेतहाशा इस तरह के इश्यूज थे। मतलब एसीपी को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो मतलब क्या होता है कि वो माशाल्लाह से ट्रांजेक्शन पोस्ट हुई जा रही है और सारा का सारा डेटा जो है ना वो डेटाबेस के ऊपर वो ऑटोमेटिकली वो मतलब पोस्ट होता गया और उसमें काफ़ी एरर्स भी थे, काफ़ी इश्यूज भी थे, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा उसमें मिस्टेक भी थी। तो आप लोगों ने कोई ऐसा मतलब कि फिनोमिना फेस किया है जिसमें डेटाबेस के ऊपर कोई भी डेटा अगर आपका अपडेट हो जाता है, आफ्टर दैट यू रियलाइज दैट समवन हैज पोस्टेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस? किसी को ये एक्सपीरियंस हुआ? सर इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि जो आपने जब जिस वक्त यूजर्स क्रिएट किए उनको राइट्स क्या दिए, और अगर राइट्स प्रॉपर्ली डिफाइंड है तो इस तरह की सिचुएशन आती नहीं है। और दूसरा ये कि सर सिस्टम में ऑप्शंस मौजूद होते हैं, यानी कि सबसे पहले अगर एंट्री हो गई है तो वो सिर्फ फ्रंट एंड यूजर्स ने उसको सिर्फ एंटर किया है, अभी उसका सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप समझ लें वो पार्क में, उसके बाद जो है वो जो अथोराइज है उसको पोस्ट करने का, वो उसका रिव्यू करता है और उसके बाद जो है वो पोस्टिंग करता है। फिर उससे ऊपर भी एक लेयर होती है जो कि उससे अपर हेड की होती है, वो उसको फाइनल अथोराइजेशन देते हैं, तब वो सिस्टम में लॉक हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। अब जी ऐसे सिनेरियो हो जहाँ पे ये जो डिफरेंट जो लेयर्स या लेवल्स आपने डिफाइन किए हैं उनको खुद भी नहीं पता भाई हाउ टू सुपरवाइज पार्क डॉक्यूमेंट, तो सर उनका जो वर्क फ्लो डायग्राम बनाया गया था और जिसकी बेसिस पे सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया वो फिर गलत था। एग्जैक्टली जी दैट्स पॉइंट। जी क्योंकि सर। मतलब कि पाकिस्तान में मतलब कि बहुत से ऐसे मतलब कि हमने इश्यूज भी देखे हैं, ऑब्जर्व भी किए। इसकी मेन रीज़न ये होती है, देखें आप माशाल्लाह से सब समझदार हैं, प्रोफेशनल्स हैं। जब आप किसी भी कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत से ऐसे भी ऑफिशियल्स होते हैं कि जो कहते हैं नहीं इस चीज़ को ऐसे नहीं, ऐसे आप इसको इम्प्लीमेंट करें, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे इस पैरामीटर में आप इसको लेके आएं। तो जब क्लैशेस आते हैं ना, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं।
क्योंकि रिसेंट भी अभी हमने 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंपनीज में काम किया, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम थी। मतलब कि मतलब अब नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन वहाँ पे ना मतलब अब मैं ये समझता हूँ कि जब क्लाइंट ने कोई भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना हो, तो वो अपने जो कंसल्टेंट हैं, जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, उनकी जो रोड मैप है, उनका जो बिजनेस प्लान है, उसमें उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आप उनको फॉलो अप करें। तब आपकी जो चीज़ें ना वो स्मूथ और एक्यूरेटली परफॉर्म होती हैं। तो इधर काफ़ी इस तरह के इश्यूज भी हमने मतलब के देखे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उसको रिस्ट्रक्चर भी किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब डेटाबेस में आपका डेटा अपलोड हो जाते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर एरर्स आ जाते हैं तो फिर आपका ऑडिट भी प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि टैक्स के मैटर हैं, आपके ऑडिट मैटर्स होते हैं। तो इसमें बहुत सी एक्सटर्नल और इंटरनल पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व हो रही थी, कॉस्टिंग भी इसमें काफ़ी इफेक्ट कर रही होती है, अगर मतलब कि कोई भी चीज़ कोई गलत मतलब आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद क्या है, गो लाइव सपोर्ट। फॉर एग्जांपल कि आपने गो लाइव कर दिया, और एक होता है बग्स को वो सॉल्व करना, जैसे कि अभी मैंने आपको सिनेरियो बताया था। एक ये होता है कि अब जैसे कि रिफाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में या पेप्सी में या नेस्ले में, या आप किसी भी जगह पे देख लें जहाँ पे एसएपी यूज हो रहा है, तो उसको लाइव सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। मतलब कि पर ईयर के हिसाब से जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं उनको आप एक पेमेंट देते हैं, वो आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आईटी टेक्निकल और फंक्शनल मॉड्यूल्स की। अच्छा, ये थे फेसेस जो कि हमने शॉर्ट डिस्कस किए। इसमें किसने कोई चीज़ डिस्कस करनी है तो प्लीज़ पूछिए ज़रा। अच्छा, नेक्स्ट आपका है एसएपी रोल आउट प्रोजेक्ट। ये क्या होता है? देखिए, एक लेट से कि हम बात करते हैं, रेफरेंस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इफ आई ये डिसाइड करते हैं कि वी हैव टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी इन कराची, तो कराची में अगर ये अपना हॉस्पिटल ओपन करती हैं या यूनिवर्सिटी के ब्रांच ओपन करती हैं, तो ये क्या काम करेंगे कि ये एससीपी को कराची में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो इसको हम कहते हैं रोल आउट प्रोग्राम। यानी कि एक एग्जिस्टिंग सेटअप अगर अपना नया सेटअप किसी नई लोकेशन पे डिफाइन करता है या कंट्री में डिफाइन करता है, तो उसको हम कहते हैं एससीपी रोल आउट प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें आप जो है आपने इम्प्लीमेंटेशन का काम करना है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो होगी ना, वो आपकी जो मेन हेड ऑफिस होगी उसकी बेस पे उसको आप आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एसएपी अपग्रेड प्रोजेक्ट। इसमें फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपने नाम सुना होगा एसएपी ईसीसी, आपने ये वर्ड सुने, ये टर्म सुने कि एसएपी ईसीसी, एंटरप्राइज सेंटर कंपोनेंट। एनीवन व्यू प्लीज? अच्छा, तो अब बहुत से कंपनीज ऐसी हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसको भी हमने एक प्रपोजल ऑफर किया हुआ है। दे आर लुकिंग टू अपग्रेड देयर सिस्टम फ्रॉम ईसीसी टू एस/4HANA। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हमने जब उनको ऑफर दिया था उस टाइम था एसएपी एस/4HANA 2022 वर्जन, और अभी 2025 में एसएपी का 2023 वर्जन भी मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो अब कंपनीज क्या करती हैं कि मतलब कि जो ओल्ड वर्जन है उसको अपडेट कर दिया जाता है न्यू वर्जन के साथ। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं? इसमें टेक्निकल और फंक्शनल अपडेशन इसमें आ रही होती है। टेक्निकल अपग्रेड कर रहे होते हैं, और फंक्शनल इसमें जो है वो आप उसको अपग्रेड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो था रोल आउट, उसमें क्या होते हैं? टैक्सेस और लैंग्वेज, मतलब लीगल कंप्लाइंसेस, ये इसमें एक चीज़ आ रही होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीफा का अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में भी सेटअप है, फीफा अगर अमेरिका में सेटअप करना चाहती है, तो उसमें क्या होगा, अमेरिका के जो लीगल स्टैंडर्ड्स है वो उसको फॉलो करना, फिर लैंग्वेज का अगर सऊदी में आपने ओपन करने हैं
या अमेरिका में ओपन करने हैं तो टैक्सेस और लीगल कंप्लायंसेस में इन्वॉल्व होती है, और डेटा माइग्रेशन भी इसमें आ रहा होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन एंड डेटा माइग्रेशन। नेक्स्ट वन इज SAP सपोर्ट एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। बहुत सी ऐसी कंपनी है जो SAP को जिन्होंने SAP को इम्प्लीमेंट भी किया है, और वो क्या चाहती हैं कि मतलब कि उनकी मेंटेनेंस या सुपरविजन की जाए। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेफ्रा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी मौजूद हैं जो मतलब कि मंथली, वीकली या डेली बेस के ऊपर जो सिस्टम है उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसकी सुपरविजन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज में फोकस करते हैं जहाँ पे SAP ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो वो डेली बेस के ऊपर उसको सिस्टम को सुपरवाइज किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। अगर उसमें कुछ एरर्स आते हैं, बग्स आते हैं, उसको प्रॉपर सॉल्व किया जाता है। अच्छा, डेडिकेटेड SAP एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम सर्विसेज टीम प्रोवाइड डे टू डे सपोर्ट। ये फिक्स बग्स आते हैं वैसे, fix bugs and minor enhancement for retail companies SAP system। अच्छा, की एक्टिविटीज इसमें क्या होती हैं? माइनर इनहांसमेंट होती है, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग इसमें आती है, यूजर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आती है। नेक्स्ट वन इज योर SAP माइग्रेशन प्रोजेक्ट। आपने ना कुछ टूल्स के नाम सुनोगे माइग्रेशन के, LMSW, और इसी तरीके से कुछ और भी कोर्स होंगे। आप जानते हो कोई इसके माइग्रेशन टूल्स प्लीज? अच्छा, इसके अंदर ना एक स्पेशल टूल्स होते हैं माइग्रेशन टूल्स, जिसकी वजह से आप जो है डेटा को माइग्रेट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, बात करते इसमें ऐसा भी होता है कि माइग्रेशन फ्रॉम नॉन SAP सिस्टम टू SAP सिस्टम, और फ्रॉम वन SAP इन्वायरमेंट टू अनदर इन्वायरमेंट, राइट। जैसे कि कुछ कंपनीज क्या चाहती हैं कि हम B1 को माइग्रेट करना चाहते हैं S/4HANA के ऊपर, या ओरेकल को हमने B1 में माइग्रेट करने, या ओरेकल को हमने S/4HANA में माइग्रेट करने। तो इसमें जो है आपके टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दूंगा। ये प्लीज नोट कीजिएगा आप माइग्रेशन टूल्स कौन से होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका SAP इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपके पास लेट से कि एक ओरेकल सिस्टम है या ओडो सिस्टम है, आप क्या करते हो, आप उस सिस्टम को, या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसे कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, क्योंकि रिफा का हॉस्पिटल भी है और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी यूज कर रहे हैं। ऐसे ही मिस्टर वसीम। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिंग SAP S/4HANA विद सेल्सफोर्स। मीन डिफरेंट आपके पास ये आ सकते हैं कि आपने सेल्सफोर्स के ऊपर यूज करने, आपने एम्प्लॉयज के ऊपर यूज करने, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर यूज करने। अब जैसे कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडस्ट्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम ISU कहते हैं, इंडस्ट्री सॉल्यूशन यूटिलिटीज। तो जिसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, ये वापडा की एग्जांपल ले लें, आस्को की, गैपको की या लेस्को की। इसमें क्या होता है, मतलब कि एवरी मंथ जो है ये कंज्यूमर को जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, ये SAP का जो एक टूल है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री सॉल्यूशन, ये उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड किया जाती है। अच्छा, तो अच्छा, इसमें टूल्स कौन से यूज आपके होते हैं, प्रोसेस इंटीग्रेशन और क्लाउड इंटीग्रेशन। बाकी API से ये मतलब आपके जो है ना ये वो हैं, क्या उससे कहते हैं, ये टेक्निकल टर्म्स इसमें हैं। नेक्स्ट इज इनहांसमेंट प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें क्या चीज आती है, लेट्स से जैसे कि आजकल आप सबने नाम सुना हुआ है, जो कि पूरी वर्ल्ड में एक उसने तहलकम जाके रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। और अगर उससे पहले आप देखें ना, तो अच्छा, इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जहाँ पे ऑलरेडी SAP यूज हो रहा है। तो अच्छा, मैं आपसे ये पहले बात कर रहा था कि आजकल जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने काफ़ी ज़्यादा मार्केट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो बहुत से SAP क्लाइंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें कॉन्टैक्ट किया कि सर आप SAP के अंदर
AI को भी वो उसकी भी इन्हांसमेंट करें, अपडेट करें। अब अच्छा, अब ग्रेड और इन्हांसमेंट में फ़र्क होते हैं। फ़र्क क्या होते हैं? फ़र्क ये होता है कि जैसे कि आपने एक आपके पास एक होंडा सिविक है, 2020 मॉडल है, और एक मॉडल है 2025। 2020 टू 25 ये अपडेट इसको हम कहते हैं। इन्हांसमेंट में क्या होता है कि 25 के अंदर आप ये कहते हैं कि भाई मतलब जो फंक्शंस हैं, मतलब कि रेड लाइट लगा दी जाए, येलो लाइट लगा दी जाए, या फिर लाइट का जो साइज वो इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, या फिर मतलब कि जो बम्पर्स हैं वो मतलब उसको चेंज कर दिया जाए, तो ये इन्हांसमेंट होती है। ओके, जिस बहुत से कंसल्टेंट क्या काम कर बहुत से कंसल्टेंट ऐसे भी हैं, वो इन्हांसमेंट को ना अपग्रेड में लेके आते हैं। अब फॉर एग्जांपल के अब जैसे कि कुछ ऐसी कंपनी से जहाँ पे एसएपी GUI यूज कर रहा है, तो वो कहते हैं कि हमने GUI को जो है ना वो फ्यूरी में कन्वर्ट करने, ये अपग्रेड आ रही होती है। और वो अच्छा, अब यहाँ पे हम GUI और फ्यूरी को कैसे अपग्रेड और इन्हांसमेंट में लेके आते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में हमने GUI यूज करनी है, कुछ डिपार्टमेंट में हमने फ्यूरी एप्स यूज करनी है, तो ये आपकी इन्हांसमेंट हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा एक ऑप्शन ये भी आता है, जैसे कि लेट से कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो कोई भी एसेट को अगर परचेस करते हैं ना, तो उसके अंदर जो वारंटी क्लेम का जो एक ऑप्शन है, ये इंश्योरेंस का जो ऑप्शन है, या वारंटी क्लेम का जो ऑप्शन है, वो एडिशनली अगर आप उसको ऐड अप करवाना चाहते हैं तो ये इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट आते हैं। ओके, और अपग्रेड में हमेशा जो सॉफ्टवेयर की जो टेक्निकल और फंक्शनैलिटी जो है वो उसको इम्प्रूव किया जाता है। ये पॉइंट प्लीज इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। दिस पॉइंट इज क्लियर। इन्हांसमेंट तो आप कोई भी जैसे कि एस/4HANA के अंदर हम क्या काम करते हैं, हम उसमें इंडस्ट्री सोल्यूशन को भी यूज करते हैं। जस्ट शो यू। अच्छा, आप ये देखें, यूटिलिटीज इंडस्ट्रीज में इसकी बात कर रहा था, बिलिंग। अब बिलिंग और इनवॉइसिंग, अब ये देखिए कंपनी ये डिसाइड करती है कि वी हैव टू इम्प्लीमेंट एस/4HANA, उसमें हमें लॉजिस्टिक और FICO, HR और IT तो लास्ट में उसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। तो वो क्या कहते हैं कि हम बिलिंग और इनवॉइसेस के जो दो इसके जो कंपोनेंट्स हैं UI के, हम उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये आपकी इन्हांसमेंट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट का इसमें हम कैसे उसको लेके आ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के जो बिजनेस प्रोसेस हैं, बिजनेस प्रोसेस कंप्लीट आप उसको IT में कन्वर्ट कर दें, कंप्लीट उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, आपने सिग्नेवियो का नाम सुना होगा। ये जो प्रोजेक्ट एक्टिवेट उसमें भी ये टर्म यूज होगी, सिग्नेवियो। नाम सुना आपने से किसी ने प्लीज? SAP सिग्नेवियो। सिग्नेवियो बेसिकली एक ऐसा SAP का एक ऐसा पैकेज है, सिस्टम है, सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर है जो बिजनेस प्रोसेस को कवर अप करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक व्हीकल है, होंडा सिविक है, टोयोटा है, या कोई भी आप BMW ले लें, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में कोऑर्डिनेशन से होती है। फॉर एग्जांपल, लेदर सीट आपने बनानी है, गाड़ी की बॉडी बनानी है, इंजन बनाना है, आपने ग्लास उसमें आती हैं, विंडोज आती हैं, डैशबोर्ड उसमें आता है, और काफ़ी चीज़ें उसमें लाइटिंग भी उसमें आती हैं, तो टायर्स भी उसमें आते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हर डिपार्टमेंट इसको मैन्युफैक्चर कर रहा होता है, एंड देन हम उसके असम्बलिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे बिजनेस जहाँ पे ज़्यादा आपकी डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, और फिर उन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो सब प्रोडक्ट्स हैं उनको असम्बल करके एक आप फिनिश प्रोडक्ट आप उसको तैयार करें, तो इसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, और इसके लिए SAP का जो सिग्नेवियो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। मीन टू से कि
आप एक जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम ऑन प्रीमिस टू पूरी क्लाउड बेस, यानी कि अगर आप 15 साल पहले के अगर हम बात करें तो बहुत से क्लाउड्स भी आप लोगों ने देखे होंगे। अच्छा, इसमें आमतौर पे जो बिजनेस डिपार्टमेंट है, जो बिजनेस प्रोसेस है, उसको रीडिज़ाइन किया जाता है। और बाकी एक शॉर्ट समरी है, ये आप देखिएगा इसमें कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइप, इसका गोल, पर्पस, एग्जांपल, ये आप इसको प्लीज़ देखिएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकायदा एससीपी के ऊपर अपना वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम एससीपी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो मतलब कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एससीपी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके रोड मैप क्या होते हैं, रोड मैप ये वाले होते हैं, इसको हम इंशाल्लाह हम बाकायदा नेक्स्ट क्लास में इसको हम बाकायदा इसको अल्लाह के नाम लेके इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अंडरस्टूड। और मुझे आपने प्लीज़ रिमाइंड करवाना है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले जो इसकी कॉस्टिंग है, फॉर एग्जांपल कि हाउ टू क्रिएट एससीपी यूनिवर्सल आईडी, और फिर उसके बाद हम एससीपी के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट, अगर आपने कोई सोल्यूशन परचेज करना हो या लाइसेंस परचेज करना हो, या जो एससीपी के पार्टनर्स होते हैं उनको क्या इंसेंटिव मिलता है, और नॉन इंडिविजुअल को कैसे अथॉरिटी दी जाती है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह हम उसी क्लास में हम बाकायदा एससीपी के ऊपर अपनी एक रोड मैप जो वर्किंग है उसको स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? सर ये जो नोट्स हैं, स्लाइड्स जो हैं आपकी, ये या इससे रेलिवेंट कोई बुक अगर मिल जाए? ये इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और ये आपने इसके प्रिंट आउट लेके मैं इंशाल्लाह कोशिश करके आपको इसकी मजीद एलिब्रेशन करवा के ना मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपके पास कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हो एज अ कंसल्टेंट। यही चीज़ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट है। देखिए, उसके रीज़न ये है कि मतलब कि आप जब कोई भी कंपनी को या क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो सोल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं वो किसने प्रोवाइड करना है? कंसल्टेंट ही तो होते हैं। कंसल्टेंट में आईटी की टीम होती है, नॉन आईटी की टीम होती है, प्रोजेक्ट की टीम होती है, ये टीम वर्क के तौर पे काम किया जाता है। और पाकिस्तान में आई थिंक मैंने एक चीज़ को जो नोट किया वो ये है कि जो एससीपी की ट्रेनिंग होती है ना, वो इंडिविजुअल दी जाती है। मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि एससीपी की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये टीम के तौर पे होनी चाहिए, जिसमें टेक्निकल कंसल्टेंट भी हो, जिसमें फंक्शनल भी हो, एफआई के हो, एमएम के हो, एसडी के हो, एचआर के हो, प्रोजेक्ट के हो, प्लांट मेंटेनेंस के हो, तभी ये जो है ना ये आपके लिए फायदेमंद रहती है। अच्छा, वन टॉपिक इज लेफ्ट एंड दैट इज जेडीज ऑफ एससीपी कंसल्टेंट। देखें, डिफरेंट टाइप के कंसल्टेंट होते हैं, जिसमें एफआई, सीओ जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग कंसल्टेंट कहते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंट एसएपी एफआई सीओ मॉड्यूल्स ARGL, ये यहाँ पे इसमें ये चीज़ें इसमें आपने वर्किंग करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं कि जो टाइप्स ऑफ एससीपी प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो तमाम प्रोजेक्ट्स आपको परफॉर्म करने आने चाहिए। ओके, I just repeat again, you have to become professional so that you can perform all these types of SCP projects, चाहे वो रोल आउट के हों, अपडेट के हों, या सपोर्ट मेंटेनेंस के हों, या माइग्रेशन के हों, या इंटीग्रेशन के हों, या फिर इन्हांसमेंट के हों, या ट्रांसफॉर्मेशन के हों। ओके, ये चीज़ आपने प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, उसके बाद हम जेडीज के ऊपर आते हैं। तो जेडीज ये आपकी सेकंड स्टेज है, और ये जो जेडीज है ये आपके तमाम जो एससीपी के प्रोजेक्ट टाइप्स हैं उसमें इसको यूज किया जाएगा। अच्छा, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एनालाइज बिजनेस प्रोसेस एंड मैप अप देम टू एससीपी, और क्वालिफिकेशन इसमें यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद एमएम कंसल्टिंग का काम क्या होता है? प्रोक्योरमेंट इन्वेंटरी वैल्यूएशन, ये मास्टर का जो कोर मॉड्यूल्स हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन है, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, डॉक्यूमेंटेशन इसमें भी इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट एससीपी, एसटी और एबाब भी इसमें शामिल हैं, और इसमें बेसिस कंसल्टेंट भी हैं, एससीएम, सक्सेस फैक्टर, और उसमें ये चीज़ें सारे फहरिस्त हैं जो कोर उनके मॉड्यूल्स हैं।
और ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, बेसिस। इसके जो कोर मॉड्यूल्स हैं वो क्या है आपकी, इंस्टॉलेशन, अपडेशन, परफॉर्मेंस ट्रेनिंग, यूजर मैनेजमेंट, जिसको डेटाबेस आमतौर पर हम कहते हैं। अच्छा, ये आपका वो आ गया, HR का आ गया, ये प्लांट मेंटेनेंस का आ गया। आई थिंक वी डोंट हैव एनी प्लांट मेंटेनेंस। ये क्लाउड कंसल्टेंट एनी मॉड्यूल। और ये आम तौर पे हम रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट वालों को, ओके, क्योंकि प्रोजेक्ट का काम क्या होता है, जो SAP प्रोजेक्ट एक्टिवेट प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट एक्टिवेट मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है। ये प्रोजेक्ट के उसमें आते हैं, मतलब कि आप ये समझिए कि ये जो मॉड्यूल है ना, ये इसकी जो एडवांसमेंट है वो SAP प्रोजेक्ट एक्टिवेट मैनेजर। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर SAP S/4HANA क्लाउड प्राइवेट एडिशन अक्रॉस वेरियस बिजनेस फंक्शंस, और कंडक्ट फिट टू स्टैंडर्ड वर्कशॉप्स, और भी एजाइल अप्रोच होती है। बाकी बहुत सी इसमें प्रोसेस जो आप यूज़ करती हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसको भी आपने प्रॉपर इसको गो थ्रू करना है, और ताकि आपको ये मालूम हो कि भाई हमने काम क्या करना है, ओके। तो टाइप्स ऑफ SAP प्रोजेक्ट्स एंड JDs ऑफ SAP कंसल्टेंट, इसको आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है। और ये जो रोड मैप है इसका इम्प्लीमेंटेशन फेसेस, इसको भी प्रॉपर आपने अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो नेक्स्ट में मैं आपसे इंशाल्लाह कुछ क्वेरीज करूंगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद जो टॉपिक वो भी हम उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज? सर, जो हम प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे उसमें मतलब स्क्रैच से ऐसा होगा कि हम कोई भी इंडस्ट्री को हम पिकअप करेंगे और उसका पूरा जो है वो DFD यानी डेटा या वर्कफ्लो डायग्राम जो है वो एग्जैक्टली, जी। तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काफ़ी एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम्म, मैं उस चीज़ को लेकर चाहता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो है ना लर्निंग ऑब्जेक्ट्स उसमें ज़्यादा आती है, लर्निंग आउटकम जी उसमें जी। काफ़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि प्रोडक्शन को भी हम्म, आपने मैनेज करना होता है, और एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज करना होता है, फाइनेंस को भी मैनेज करना होता है, कॉस्ट को भी मैनेज करना होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग हम्म, यू हैव टू मैनेज, सो आई जस्ट रिकमेंड प्रोडक्शन सेक्टर इन ट्रेनिंग। ठीक सर। इसके अलावा किसी की कोई और क्यूरी प्लीज? कुछ सवाल पूछे। ओके, थैंक यू।